हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 25 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स की PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। देखिए, नाम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका आयोजन फीफा के द्वारा करवाया जाता है और ये जो है एक क्लब वर्ल्ड कप है। इस साल 2023 में 20वें एडिशन का आयोजन किया गया, जिसका खिताब देखिए मैनचेस्टर सिटी ने जीता। आंसर सी हो जाएगा। 20वां फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन हाल ही में सऊदी अरब में किया गया, जिसके फाइनल में मैनचेस्टर सिटी क्लब ने फ्यूमिनेंस क्लब को 4-0 से हराकर पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो इस वर्ल्ड कप में विनर हो जाती है मैनचेस्टर सिटी क्लब की टीम और रनर अप हो जाती है फ्लूमिनेंस क्लब की टीम। अब इस वर्ल्ड कप में अदर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड रॉड्री को दिया गया, जो कि मैनचेस्टर सिटी के फुटबॉलर है, और फेयर प्ले अवार्ड AI एतिहाद क्लब को दिया गया, जो कि सऊदी अरेबिया का एक फुटबॉल क्लब है। इस क्लब वर्ल्ड कप की शुरुआत फीफा के द्वारा सन 2000 में की गई थी। फीफा के द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब की एक प्रतियोगिता है, एक टूर्नामेंट है। 2023 में इसका खिताब मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन 75 रिपब्लिक डे पीरियड 2024 में चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रो। आंसर भी हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रो को आप सभी जानते हैं, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट के पद पर हैं वर्तमान में। इन्हें 26 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे पीरियड 2024 का चीफ गेस्ट बनाया गया है। नेक्स्ट ईयर 2024 में 26 जनवरी को इंडिया 75th रिपब्लिक डे के रूप में मनाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में मौजूद जो कर्तव्य पथ है फ्रेंड्स, वहां होने वाले मुख्य समारोह में हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलावा भेजा जाता है और इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल किया जाता है। इस बार चीफ गेस्ट बनाए गए इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ये 2024 में चीफ गेस्ट होंगे। इसके पहले इस साल 2023 में मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी को रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनाया गया था। इमैनुअल मैक्रो को चीफ गेस्ट बनाए जाने के कारण की बात करें तो इस साल 2024 में भारत और फ्रांस दोनों ही देश भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करेंगे और इसी उपलक्ष्य में इमैनुअल मैक्रो को रिपब्लिक डे 2024 में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। इससे पहले फ्रांस ने भी देखिए भारत के PM नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। तो ये भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है उसे आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव है दोनों देशों की तरफ से। तो आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर है। देखिए, यहाँ पर हम 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे पहले बात करें तो इसका आयोजन इसी साल 2023 की शुरुआत में मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। अब 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक मैस्कॉट की घोषणा कर दी गई है, जो वीरा मंगाई वेलु नाचियार है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तमिलनाडु के चेन्नई में 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जर्सी और उसके मैस्कॉट का हाल ही में शुभारंभ किया। यहाँ पर एक फैक्ट ये भी नोट कीजिएगा कि 2024 में नेक्स्ट ईयर 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। मैस्कॉट कौन है तो ये वीरा मंगाई वेलु नाचियार है। अब ये क्या है, इनकी बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, खेलों का जो शुभंकर है वो तमिलनाडु से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वहाँ की रानी आती है, जिनका नाम है रानी वेलु नाचियार। इन्हीं का प्रतिनिधित्व ये मैस्कॉट करता है, उन्हीं की एक कृति है ये मैस्कॉट। रानी वेलु नाचियार को तमिलनाडु में वीरा मंगई के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बहादुर महिला। तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है वो वीरा मंगई वेलु नाचियार को बनाया गया। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2024 में आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 6 अलग अलग शहरों में 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें टोटल 5,500 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
2024 में पहली बार इन यूथ गेम्स में स्क्वैश को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर इन गेम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो राष्ट्र स्तर पर इनका आयोजन किया जाता है। पहली बार इनकी शुरुआत 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। 2018 में पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए और 2023 में जनवरी में ये मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किए गए थे, जो कि इसका 5th एडिशन था। अब 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में तमिलनाडु राज्य में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा गेलफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो गेलफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात करें तो ये भूटान देश में स्थित है फ्रेंड्स। अब सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक ने भारतीय सीमा के पास भूटान में एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय शहर गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक ने हाल ही में इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया है। यहाँ पर उद्देश्य की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने के लिए एक आर्थिक गलियारे के रूप में, एक इकोनॉमी कॉरिडोर के रूप में गेलफू को विकसित किया जाएगा। यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1000 वर्ग किलोमीटर में भूटान देश में फैला हुआ है, जो कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम भूटान की बात करते हैं तो यह दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल थिम्पू है और भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम राज्य ऐसे हैं, 4 ऐसे राज्य हैं जो कि भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो गेलफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भूटान देश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया गया? राज्य पूछा गया तो यह हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन 21 से लेकर 24 दिसंबर तक किया गया। वैसे पर्टिकुलर इस सम्मेलन की बात करें तो ये भारत में विज्ञान भारती और गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। अ न्यू इंटीग्रल विजन फॉर डेवलपमेंट 2023 में 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन की थीम है। उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं तो किसी भी भारतीय क्षेत्रीय भाषा में संचार की कितनी संभावनाएं हैं, इसे प्रसारित करना और पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान के बीच में संचार का एक पैनल, एक माध्यम विकसित करना इस विज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। तो 6ठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में आयोजित किया गया। इसके बाद है, भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? भारत में नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 24 दिसंबर को ही क्यों? तो देखिए, 24 दिसंबर को 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर अपने सिग्नेचर किए थे। इसी दिन की याद में हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। पूरे देश में जितने भी कंज्यूमर हैं, उन्हें अपने अधिकारों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्वों के बारे में जागरूक करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 24 दिसंबर को हर साल नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करें तो ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन 2023 में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की थीम है। तो 24 दिसंबर पता चल गया नेशनल कंज्यूमर डे, 15 मार्च पता चल गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इसके अलावा 25 दिसंबर को हर साल भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा गया है। गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे आइए, 99वें तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 99th तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तानसेन बिलोंग करते थे। अकबर के 9 रत्नों में इनको स्थान दिया गया था। संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के सम्मान में हर साल मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। 2023 में यह 99वां एडिशन है इस समारोह का, जो कि 24 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग स्पेशली हर साल इसका आयोजन करता है और इसकी शुरुआत सिंधिया राज्यकाल में 1924 में की गई थी। 1924 से काउंट करें 2023 तक तो कितने साल पूरे हो जाते हैं? 99।
तो ये 99 तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस साल देखिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 इसी समारोह में पंडित गणपति भट्ट को प्रदान किया जाएगा, जो कि शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। साथ ही राजा मान सिंह तोमर सम्मान दिया जाएगा मालवा कला उज्जैन को इसी समारोह में। तो तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हुआ, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो डाकघर विधेयक 2023 भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेने वाला है। हाल ही में देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में डाकघर विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया था, जिसे राज्यसभा से पारित किया गया। अब जब इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर मिल जाएंगे तो ये भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान ले लेगा। विधेयक के उद्देश्य की बात करें तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करके देश में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। देखिए बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, अगर हम इसकी कैजुअली बात कर लें तो एक बार देख लेते हैं। डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार दिया गया है इस बिल के माध्यम से। महानिदेशक जो रहेंगे उन्हें डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित नियम या रूल बनाने का अधिकार दिया जाएगा। केंद्र सरकार के पास किसी भी विदेशी देश या क्षेत्र के साथ की गई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की शक्ति होगी। इसके अलावा विधेयक में किसी अपराध और किसी भी दंड का उल्लेख नहीं किया गया। निजी कुरियर सेवाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत लाकर उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें कंट्रोल करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। देखिए वैसे इसके पहले भी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में लाया जा चुका है। इस वक्त भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह थे 1982 से लेकर 1987 तक, लेकिन भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को इन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग करके बिल्कुल निरस्त कर दिया, मतलब अपने पास पटक लिया। यहाँ पर ये समझिए पॉकेट वीटो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट को दी गई एक शक्ति है जिसके तहत पॉकेट वीटो का उपयोग करके किसी भी बिल को अनंत काल तक राष्ट्रपति अपने पास रख सकते हैं। तो इसी का उपयोग भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था 1986 में। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, इंडियन पॉलिटी में काफी पूछा जाता है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड दिया गया है? तो ये रामबाग गेट और प्राचीर जिसे यूनेस्को के द्वारा हाल ही में पुरस्कृत किया गया, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। यूनेस्को जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया प्रशांत पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की, जिसमें पंजाब के अमृतसर में स्थित रामबाग गेट को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। पंजाब में पीपल हवेली है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में अवार्ड दिया गया। केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर के कर्णिकारा मंडपम को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया है। और हरियाणा में एपिफेनी, मुंबई में डेविड सेनून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम और नई दिल्ली में बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट से हाल ही में सम्मानित किया गया। एशिया प्रशांत अवार्ड के तहत यूनेस्को के द्वारा ये अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। यूनेस्को के द्वारा इन अवार्ड की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सांस्कृतिक प्लेसेस हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनका संरक्षण करना, उन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित करना यूनेस्को का मुख्य कार्य है। 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और एंड्रो एंजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष के पद पर हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का आयोजन हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। इस साल 2023 में यह इसका 8वां संस्करण है, जिसकी मेजबानी रॉयल थाई नेवी के द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में की गई है। इस सम्मेलन में भारत के सदस्यों का जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, उसका नेतृत्व नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा किया गया।
इस सम्मेलन में भारत के द्वारा जो ध्वज डिजाइन किया गया था उसे ही हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का मुख्य ध्वज चुना गया। हमें यहाँ पर यह क्वेश्चन याद रखना है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ है, तो आयोजन हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में। अब इस सिंपोजियम की बात करें कि यह संगोष्ठी क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्री सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के देशों के मध्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी और वर्तमान में 27 कंट्रीज इसकी मेंबर है, जो कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में भाग लेती है। आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 25 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी वन लाइनर को यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे। अप्रैल मंथ में यहां पर हम पहुंच गए हैं। तो आइए देखिए, 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई है। भारत में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन किया। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ादी वाला देश तिब्बत घोषित किया गया। 11 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की और 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की। इसके बाद 11 अप्रैल 2023 को ही डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट को अपने नाम किया। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं। और 12 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। सभी फैक्ट, सभी वन लाइनर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं। पहला देखिए, 6th रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स को दिया गया। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 मैरी एरप्स को चुना गया। हाल ही में मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सांस का पूर्ण रूप है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट अश्विनी कुमार की बुक है। पाट मित्रों एप्लीकेशन को वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया। संजय सिंह को हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद हनुमंतिया जल महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जा रहा है। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अंगोला जो कि अफ्रीकी देश है, इसने ओपेक समूह की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। और लास्ट है हमारे पास चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब डी गुकेश ने अपने नाम किया। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आप सभी इजीली बता दोगे, आज ही के सेशन में हमने इसे डिस्कस किया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।